नमस्कार। आज हम विषय लेकर आए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। नौकरियों में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बहुत ज़्यादा क्रेज है। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक इस नौकरी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजों के ज़माने में भी इसका नाम इंडियन सर्विस कमीशन होता था, जिसे बदल करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया है। तो प्रशासनिक सेवा में जैसे IAS, IPS, IFS, IRS, IAAS आदि आती हैं। इसके अलावा भी स्टेट लेवल पर PSC या जिसे हम PCS कहते हैं, तो इन सब नौकरियों के बारे में लोगों के प्रति युवाओं के मन में बहुत आकर्षण है। लोग इनमें जाना चाहते हैं और उसका कारण यह है कि ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें धन के अलावा मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा सब कुछ होता है, मलाई भी होती है। तो आज हम इस के बारे में जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जो हमें IAS बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी कुंडली में चाहे कैसी भी नौकरी हो, कैसा भी व्यापार हो, सबसे पहले लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। तो यदि जैसे बिजनेस में उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या बड़ी नौकरियां हैं, या मंत्री पद है, तो इन सभी के लिए चूंकि ये बड़े पद हैं या बड़ा पैसा है, तो यहाँ पर लग्नेश जितना ज़्यादा बलवान होंगे उतना अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहली शर्त है कि हमारा लग्नेश बलवान होना चाहिए, क्योंकि लग्न ही हमारे अधिकारों को बताता है। यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, इन सभी का संबंध हमारे लग्न से है। तो यदि लग्न और लग्नेश बलवान है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो पहली शर्त है कि लग्न और लग्नेश बलवान हो। इसके बाद लग्न लग्नेश के बाद दूसरा नंबर है सूर्य, चंद्र और गुरु का। सूर्य शासन का कारक है, चंद्रमा भी शासन का कारक है। प्रमुख कारक सूर्य है और इसके बाद चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही शासन, प्रशासन, अधिकार, उत्तरदायित्व, इन सभी के कारक हैं। तो यदि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ये बलवान है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सूर्य चंद्रमा
का बलवान होना, शुभ स्थित होना ही पर्याप्त नहीं है, इनका कुछ भावों के साथ में संबंध होना भी जरूरी है। तो हम उस पर आगे चल करके बात करेंगे। तो लग्न के बाद सूर्य, चंद्र, गुरु यदि बलवान और शुभ स्थित हैं तो IAS या इन जैसी नौकरियों के लिए ये एक आधार का कार्य करते हैं। इसके बाद यहां गुरु भी शासन का कारक तो नहीं है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद हर जगह चाहिए। तो गुरु का संबंध सूर्य, चंद्र, लग्न, दशम भाव, भाग्य भाव आदि से होना जरूरी है। इसके बाद आता है दशम भाव। दशम भाव हमारी कुंडली में वास्तव में ये दशम भाव शुभ कर्म का भाव है, इसे हम कर्म भाव कहते हैं। लेकिन यहां से हम नौकरी और व्यवसाय भी देखते हैं। तो एक प्रबल दशम भाव हमारे अच्छी नौकरी या अच्छे व्यापार की आधारशिला रखता है। तो दशम भाव और दशमेश का बलवान होना भी जरूरी है। इसके बाद नवम भाव। दशम भाव इसका संबंध भी शासन से है। इसका संबंध यश, नाम, प्रतिष्ठा आदि से भी है। दशम भाव का संबंध उत्तरदायित्व से भी है, अधिकारों से भी है। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। नवम भाव भाग्य की प्रबलता या निर्बलता का आधार स्तंभ है। नवम भाव हमें बताता है कि हमारी भाग्य कितनी प्रबल है या निर्बल है। तो नवम भाव को भी देखना जरूरी है। इसके बाद अष्टम भाव। अष्टम भाव क्यों? अष्टम भाव को अक्सर बुरा ही माना जाता है और है भी वो बुरा। लेकिन कुंडली का कोई भी भाव हो, अच्छाई और बुराई सभी भावों में होती है, सभी ग्रहों में होती है। तो अष्टम भाव में भी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। IAS, IPS या PCS आदि उच्च स्तर की नौकरियों के लिए अष्टम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है। और अष्टम भाव महत्वपूर्ण क्यों है? दशम भाव से ये एकादश भाव है। यदि हम दशम से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दशम भाव से ये एकादश भाव है। एकादश भाव चूंकि दशम से एकादश है और दशम भाव नौकरी और व्यापार का भाव है, तो नौकरी और व्यापार से लाभ दर्शाता है। एकादश भाव इच्छाओं, आकांक्षाओं का भाव भी है। अतः अष्टम भाव हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी करता है। ये अष्टम भाव नवम भाव, एकादश भाव से दशम भाव है।
दशम से एकादश है, लेकिन एकादश से दशम भाव है। एकादश का मतलब है लाभ स्थान, इनकम हाउस, वृद्धि स्थान, हमारी इच्छाओं का भाव है, और इन सभी से ये दशम भाव है, अष्टम भाव। तो फिर ये हमारी इनकम, लाभ, वृद्धि, आकांक्षाओं, इच्छाओं की सफलता की कहानी यही अष्टम भाव ही बताता है, क्योंकि ये एकादश से दशम स्थान है। तो इसलिए भी अष्टम स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद षष्ठ स्थान, छठा भाव, हमारी कुंडली का छठा भाव नौकरी का भाव है। दशम भाव नौकरी व्यवसाय का भाव है, कर्म का भाव है, जबकि छठा भाव नौकरी का भाव है, दासता का भाव है। ये छठा भाव हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि ये छठा भाव दशम से भाग्य भाव है, यानी दशम से नवम भाव है ये। तो दशम का भाग्य भाव हुआ और भाग्य भाव का ये दशम भाव हुआ। नवम भाव से अगर हम गिनेंगे तो ये दशम भाव है। तो भाग्य का दशम भाव है और दशम का ये भाग्य भाव है। इसलिए भी षष्ठ स्थान नौकरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नौकरी मिलना या नौकरी छूट जाना, नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से निलंबन, ये सभी हम छठे भाव से देखते हैं। इसलिए नौकरी के विषय में छठा भाव एक अति महत्वपूर्ण भाव है। तो हमें षष्ठ भाव भी देखना होगा। अब IAS या प्रशासनिक सेवा में नौकरी हमें मिलेगी या नहीं, इस बारे में देखने के लिए सबसे पहला बिंदु है हमारा लग्न और लग्नेश। लग्न लग्नेश बलवान होने चाहिए। लग्न लग्नेश का संबंध छठा भाव जो नौकरी का भाव है, दशम भाव जो नौकरी व्यवसाय और हमारे कर्मों का भाव है, भाग्य भाव जो हमारी भाग्य की प्रबलता दर्शाता है। तो इन सभी से होना चाहिए। यदि लग्न लग्नेश का संबंध छठे दशम नवम भाव में से किन्हीं दो भावों से भी है और यदि लग्न लग्नेश बलवान हैं, तो फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं प्रयास के लिए, IAS जैसी नौकरियों के लिए। तो सबसे पहली शर्त है कि लग्न लग्नेश का संबंध षष्ठ दशम नवम भाव भावेशों से होना जरूरी है। इसके बाद सूर्य चंद्र जो शासन प्रशासन के कारक हैं, इनका संबंध भी लग्न षष्ठ दशम नवम इनसे कहीं ना कहीं होना चाहिए। इनमें से किन्हीं दो भावों से इनका संबंध जरूर होना चाहिए। भाव या भावेश से इनका संबंध जरूर होना चाहिए। इसके अलावा फिर गुरु है। गुरु, जैसा कि मैंने कहा, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमारे 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह गुरु ही है। गुरु यदि शुभ भावों का स्वामी है
और वो कहीं भी स्थित है तो जहां स्थित होता है वहां बहुत अच्छे, उस भाव से संबंधित अच्छे और शुभ परिणाम देता है। किंतु गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है कि यदि हमारी कुंडली का अशुभ भावों का स्वामी भी हो, फिर भी गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है और गुरु की दृष्टि को देवतुल्य या ईश्वर के समान माना जाता है। ईश्वर ही माना जाता है, भगवान ही माना जाता है गुरु को। गुरु की दृष्टि बहुत ही पावन और आशीर्वादमय होती है। तो गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए गुरु का संबंध यदि लग्न लग्नेश, दशम दशमेश, नवम नवमेश, षष्ठ षष्ठेश आदि में से किन्हीं 1, 2, 3 पर हो तो भी हम उम्मीद कर सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके बाद एक बात और भी है जिस बात पर विश्वास करना आपके लिए कठिन होगा। IAS यानी कि प्रशासनिक सेवा के लिए एक उच्चतम पद प्राप्ति के लिए राहु और केतु ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इन्हें भूला नहीं जा सकता है। यदि राहु केतु का संबंध नवम, दशम, अष्टम भाव से है तो फिर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी। IAS में एक उच्चतम पद आपको प्राप्त होगा। राहु केतु का संबंध अष्टम, नवम, दशम इनसे होना जरूरी है। यदि राहु केतु का संबंध इनसे कहीं भी नहीं बन रहा है, अष्टम, नवम, दशम, लग्न या षष्ठ भाव, तो इनके राशिस का संबंध जरूर होना चाहिए। इनके राशिस का मतलब यह है कि राहु केतु की चूंकि अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती है, तो राहु केतु जिन राशियों में स्थित हैं उस राशि स्वामी का संबंध लग्न, षष्ठ, अष्टम, नवम, दशम भाव अथवा भावेशों से होना जरूरी है। अगर उनका भी संबंध नहीं है तो राहु केतु जिन नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र स्वामी का संबंध इनसे होना चाहिए और सूर्य चंद्र से भी होना जरूरी है। राहु केतु का संबंध नवम, दशम से होना जरूरी है, सूर्य चंद्र से भी होना जरूरी है। तो किसी ना किसी रूप में राहु केतु का सीधा संबंध हो या राहु केतु के राशिस का संबंध हो या राहु केतु के नक्षत्रेश का संबंध हो, लेकिन होना जरूरी है। तो ये मैंने अभी आपको ये बताया। इसके बाद अंत में फिर एक और ग्रह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो है हमारी कुंडली का अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह जेमिनी ज्योतिष का अंग है, जेमिनी ज्योतिष में बताया जाता है। तो अमात्य कारक ग्रह हमारे 9 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा अंशों का ग्रह हो, जिस ग्रह के अंश सबसे ज्यादा हैं उसे हम आत्म कारक ग्रह कहते हैं
और उससे कम जिस ग्रह के अंश हैं उसे हम अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। तो कोई भी नौकरी हो, किसी भी स्तर की हो, अमात्य कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, उसे देखना बहुत जरूरी है। यदि अमात्य कारक हमारी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है या तृतीय भाव या एकादश भाव में है, केंद्र त्रिकोण या तृतीय एकादश भाव में है, तो अमात्य कारक ग्रह हमें निश्चित रूप से बहुत ही शुभ परिणाम देता है। तो अमात्य कारक ग्रह का बलवान होना और कम से कम केंद्र या तृतीय या एकादश में होना जरूरी है। इसके अलावा हम अमात्य कारक ग्रह को हमें नवांश कुंडली में भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली में अमात्य कारक ग्रह को आत्म कारक ग्रह से केंद्र में होना चाहिए, कुंडली से नहीं, आत्म कारक ग्रह से केंद्र में होना चाहिए या तृतीय एकादश में होना चाहिए। तो अंतिम जो बिंदु है वो है अमात्य कारक ग्रह। तो इस तरह से यदि लग्नेश का संबंध छठे भाव, नवम भाव, दशम भाव से है और लग्नेश लग्न बलवान है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, छठे भाव का संबंध दशम भाव, नवम भाव, लग्न, लग्नेश आदि से होना जरूरी है। छठे भाव का संबंध या तो इनमें से किसी एक से होना जरूरी है, दशम भाव से, लग्न से या नवम भाव से। ये कम से कम, जितना ज्यादा संबंध होंगे, जितना ज्यादा प्रगाढ़ संबंध होंगे, शुभ संबंध होंगे। अब शुभ का संबंध का अर्थ क्या है? द्विद्वादश का संबंध नहीं होना चाहिए, षडाष्टक का संबंध नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही संबंध बुरे संबंध कहलाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर त्रिएकादश, हालांकि ये कम बुरा है। सबसे अच्छा जो संबंध है वो चतुर्थ दशम का संबंध है, फिर नवम पंचम का संबंध है, इसके बाद त्रिएकादश है। द्विद्वादश या षडाष्टक का संबंध नहीं होना चाहिए। तो यदि छठे भाव का संबंध दशम भाव से, लग्न लग्नेश से, नवम नवमेश से शुभ संबंध है, तो निश्चित रूप से ये हमारी अच्छी नौकरी की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये दूसरा एक मजबूत पॉइंट है। तीसरा, फिर मैंने आपको बताया, सूर्य चूंकि शासन प्रशासन का कारक है, इसी तरह से दूसरे नंबर पर चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा का संबंध नवम नवमेश और अष्टम अष्टमेश से होना जरूरी है। इनमें से किन्हीं दो से संबंध होना चाहिए। गुरु का प्रभाव लग्न लग्नेश, षष्ठ षष्ठेश, अष्टम अष्टमेश, नवम नवमेश, दशम दशमेश, इनमें से किन्हीं दो पर गुरु का प्रभाव होना चाहिए। इसके बाद राहु के बारे में मैंने आपको बताया। राहु केतु या राहु केतु के राशिश या राहु केतु के नक्षत्रेश का संबंध लग्न लग्नेश, षष्ठ षष्ठेश, अष्टम अष्टमेश, नवम नवमेश, दशम दशमेश, इनमें से किन्हीं दो से संबंध होना चाहिए। तो यदि
ये संबंध जितने ज्यादा प्रगाढ़ संबंध होंगे, जितने प्रबल संबंध होंगे, मजबूत होंगे, हमें उतना ही उच्च पद प्राप्त होता है, उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठा, यश आदि सब कुछ प्राप्त होता है। अंत में मैंने आपको अमात्य कारक के बारे में बताया है। अमात्य कारक का भी बलवान और शुभ स्थित होना जरूरी है। तो यदि ये सब कुछ आपकी कुंडली में है तो फिर IAS, IRS, IPS, IAAS इनमें से कोई ना कोई पदवी आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद में फिर नंबर आता है स्टेट लेवल की नौकरी का, PCS और PSC का। अब ये जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों में भी कुछ छोटे स्तर की नौकरियां हैं, कुछ बड़े स्तर की नौकरियां हैं। तो हमारी कुंडली में हमें ये देखना है कि राजयोग हमारी कुंडली में है या नहीं है। हमारी कुंडली में चूंकि ये एक बड़े स्तर की नौकरी है, इसलिए हमारी कुंडली में राजयोग होना भी जरूरी है। और राजयोगों में सबसे अच्छा राजयोग है नवम और दशम का संबंध। ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। केंद्र त्रिकोण का संबंध चतुर्थ और पंचम का भी है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग है वो है नवम और दशम का संबंध। यदि आपकी कुंडली में नवमेश दशम भाव में और दशमेश नवम भाव में हो, यानी इनका भाव परिवर्तन या राशि परिवर्तन हो, तो ये श्रेष्ठ राजयोग में आता है। या फिर दशमेश नवम भाव में नवमेश के साथ स्थित हो, या नवमेश दशम भाव में दशमेश के साथ स्थित हो, या नवमेश यहां स्थित हो, दशमेश यहां स्थित हो, या कहीं भी स्थित हो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, यानी कि एक दूसरे पर उनकी दृष्टि होनी चाहिए। नवमेश दशमेश कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन उनकी दृष्टि एक दूसरे पर होनी चाहिए, तो यह भी राजयोग कहलाता है। तो यदि ये राजयोग आपकी कुंडली में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। लेकिन यदि राजयोग कमजोर है तो उसी अनुसार फिर उससे नीचे के लेवल का पद प्राप्त होगा। चतुर्थ और पंचम इनका संबंध यदि बनता है तो यह भी राजयोग कहलाता है, लेकिन यह दूसरे श्रेणी का राजयोग है। तो इस तरह से यदि हमारी कुंडली में, चूंकि ये बहुत उच्च स्तर की नौकरी है, इसलिए उच्च स्तर की नौकरी प्राप्त करने के लिए हमारी कुंडली में उच्च स्तर का योग भी उपस्थित होना चाहिए। तो यदि अच्छा राजयोग हमारी कुंडली में उपस्थित है तो फिर निश्चित रूप से आप यह आशा कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा पद प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि समय पर आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। नमस्कार।